नमस्कार मित्रों और प्यारे बच्चों। हम लोग दिव्य बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर ग्रुप के अंतर्गत अध्ययन कर रहे हैं मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा के तहत। मैं पंकज कुमार परमार, नंद प्लस 2 हाई स्कूल सुगौली पूर्वी चंपारण मोतिहारी। हम लोग नवंबर के भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने इसके 10 अध्यायों का अध्ययन किया। 11वें अध्याय में आज इसका द्वितीय खंड हम देखेंगे जो नाभिकीय आपदा से संबंधित है। नाभिकीय आपदा, न्यूक्लियर डिजास्टर। नाभिकीय ऊर्जा का विस्तार विज्ञान की एक विशिष्ट देन है। क्योंकि हम देखते हैं कि हमारी उपलब्धियों में जो देखा जाए विकास में मुख्य रूप से नाभिकीय ऊर्जा का भी महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इसके अंतर्गत यूरेनियम, प्लूटोनियम जैसे खनिजों को प्रसंस्कृत करके रिएक्टर के माध्यम से नाभिकीय विखंडन किया जाता है और इसके फलस्वरूप ऊर्जा की प्राप्ति होती है। यह ऊर्जा आर्थिक सामाजिक विकास का एक प्रतीक आज के दौर में हो गया है। लेकिन जब इसका उपयोग हम परमाणु हथियार बनाने में करते हैं तब यही ऊर्जा क्या है, आपदा का कारण बन जाती है। वर्तमान समय में अनेक देशों में परमाणु ऊर्जा है जिससे परमाणु शस्त्र का भी निर्माण कर लिया है। भारत भी उनमें से एक है। राजस्थान के विस्फोट के द्वारा भारत ने भी परमाणु अस्त्रों के दृष्टि से अपनी सामरिक क्षमता की वृद्धि की है और भारत के पड़ोसी देश चीन, पाकिस्तान भी विस्फोट के माध्यम से अपनी सामरिक क्षमता का परिचय किए हैं। उन्होंने भी परमाणु अस्त्रों का निर्माण कर लिया है। परमाणु बम का सर्वाधिक अब होड़ लगा हुआ है। इसका सर्वप्रथम उपयोग हमने देखा है द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका के द्वारा जापान के शहरों पर 1945 में जो 6 अगस्त को हिरोशिमा और पुनः 9 अगस्त को नागासाकी में परमाणु हमले किए गए। उस विस्फोट के फलस्वरूप वहां लाखों लोग उससे मौत के शिकार हो गए। आलीशान भवनें, वहाँ की औद्योगिक इकाइयाँ, नगरें सारे तबाह हो गए और बहुत सारे लोग अपने से बिछड़ गए और उसकी एक मनोवैज्ञानिक दबाव हुई। लोग डिप्रेशन के शिकार हो गए, बहुत सारे लोग अपंग हो गए, अपाहिज हो गए और इस परमाणु विस्फोट का परिणति चर्म रोग के रूप में, कैंसर जैसी भयानक बीमारियों के रूप में परिलक्षित हुई और इस परमाणु हमले ने जापान को इस तरह से हिला के रख दिया कि इस मानवीय कृत के सामने वह नतमस्तक हो गया। परमाणु बम के विस्फोट के साथ ही अमेरिका विजय मानव सभ्यता के लिए एक त्रासदी के रूप में परिलक्षित हुआ। यद्यपि इस त्रासदी के बाद अब तक किसी भी युद्ध में परमाणु अस्त्रों का उपयोग नहीं हुआ है, लेकिन ऊर्जा उत्पादन में भी भारी वृद्धि हुई है और कई परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करने वाले केंद्रों पर भी मानवीय भूल के कारण दुर्घटनाएं होती रहती है। चूंकि 1986 में तत्कालीन सोवियत रूस के चेर्नोबिल शहर में युद्धधर्मिता के रिसाव हो जाने के कारण सैकड़ों जाने गई। 1993 में भारत के नरौरा केंद्र पर भी भयानक दुर्घटना होते होते बची। क्योंकि परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करने वाले सभी केंद्रों में रेडियोधर्मी प्रक्रियाएं कार्य करती है। हमारे यहाँ तो जो काम करने वाले मजदूर हैं उनके लिए प्रॉपर जागरूकता के लिए न उनके पास वस्त्र अच्छे मुहैया कराए जाते हैं, न उनके पास दस्ताना है और आसपास पड़ोस में
जो औद्योगिक इकाइयों के निकट बसे हुए शहर, जो ग्रामीण आबादी है, न उनको सही ढंग से जागरूकता के लिए ही बताया जाता है कि वैसे अगर कोई दुर्घटना होती है तो आप कैसे बचेंगे। यहाँ जैकेट का प्रयोग करने का भी कोई बात नहीं बताया जाता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि भारत में तारापुर औद्योगिक जो आणविक इकाई है, वहां रिपोर्टिंग जब की गई तो लोगों को बहुत सारे जो रेडियोधर्मी तत्वों के बारे में पूछा गया, तो वे लोग अनभिज्ञता जाहिर किए। यही लगभग स्थिति जो तमिलनाडु की कलपक्कम जो परमाणु रिएक्टर है वहां की भी यही है। तो इस तरह हम देखते हैं कि परमाणु ऊर्जा के उपयोग के बाद भी परमाणु कचरे जो होते हैं उसका सही ढंग से निष्पादन नहीं किया जाता है। वह एक ढेर के रूप में धीरे धीरे कहीं छोड़ दिया जाता है। तो उस कचरे से भी रेडियो एक्टिव तत्वें प्रक्रिया आरंभ कर देती है और इससे विशेष रूप से एक इसका संग्रह गृह निर्माण किया जाना चाहिए, जहां पर कचरे को स्टोर किया जाए और ये सब मानवीय अधिवास से दूर होना चाहिए। जो विकसित देश हैं वे अपने यहाँ के परमाणु कचरे को दूसरे देशों में ले जाके छोड़ देते हैं, समुद्र में फेंक देते हैं। इस तरह भी रेडिएशन होती है और जो देश इसका प्रतिकार नहीं करते हैं उनके निवासियों को समस्या का सामना करना पड़ता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि प्रबंधन की आवश्यकता एवं कार्य महत्वपूर्ण है। इसकी हम कैसे प्रबंधन करेंगे जिससे नाभिकीय आपदा से हम बच सकते हैं। तो परमाणु ऊर्जा का उपयोग सदैव विनाशकारी नहीं होता है। यही कारण है कि भारत ने अमेरिका के साथ 2009 में परमाणु ऊर्जा संधि की और विश्व के करीब 20 परमाणु ऊर्जा तकनीकी संपन्न देशों ने भारत को भी इस ऊर्जा उत्पादन में मदद करने की बात कही और इससे आश्वासन मिलने के बाद भारत ने भी यूरेनियम का उपयोग संवर्धन अपने ऊर्जा उत्पादन की पूर्ति हेतु करने का कार्य प्रारंभ। यह आवश्यक है कि सभी देश परमाणु अप्रसार नीति का पालन करें और एक मत से सहमत होकर उसमें इस परिप्रेक्ष्य में सबसे पहले जापान के विस्फोट के फलस्वरूप इस परमाणु विस्फोट की त्रासदी से बचने के लिए 1946 ईस्वी में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में रेडियोधर्मी आपदा से बचने के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रतीक विकसित किया गया और जैसे ऐसे संकट में सामूहिक एकता का प्रतीक यह बना। ये अंतरराष्ट्रीय रेडियोधर्मीता का प्रतीक है। यह चिन्ह जारी किया गया और इससे हम आगे बढ़े। चूंकि समझौता परमाणु अप्रसार संधि को हर देश को अपनाने की आवश्यकता है, चूंकि ऐसा करते हैं कि जो विकसित राष्ट्र हैं वो परमाणु संपन्न हो गए हैं और वे अप्रसार संधि को दूसरे देशों पर लादना थोपना चाहते हैं। तो इस तरह नहीं होगा। सबसे पहले अपने आप में सुधार करना होगा, तभी हम दूसरे देशों पर इसे थोप सकते हैं और इसका उपयोग कर सकते हैं। जहां भी रेडियोधर्मिता का प्रसार हो रहा है वहां पर दुर्घटना उत्पन्न हो सकती है, इसलिए बचाव महत्वपूर्ण है। और बचाव में हम रेडियोधर्मी जैकेट पहने, मास्क पहने और खुले में भोजन न करें, आग जलाने का प्रयास न करें, तत्काल राहत कार्य
और सामग्री पहुंचाई जाए, ऐसे भोजन के पैकेट का वितरण किया जाए जिस पर रेडियोधर्मिता का प्रभाव नहीं हो। स्कूल में बच्चों को और स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा समय समय पर बचाव और सुरक्षा कार्यों हेतु जानकारी दी जानी चाहिए। आसपास जागरूकता विकसित करने की आवश्यकता है और तथा इन क्षेत्रों में तहखाने निर्माण करने की भी आवश्यकता है कि जब ऐसा रेडियोधर्मिता का प्रसार हो तो लोग उस तहखाने में प्रवेश कर जाएं और अपने आप को बचाएं, क्योंकि एक निश्चित गहराई के बाद रेडियोधर्मिता का असर कम हो जाता है, जिससे हम लोगों को बचा सकते हैं, बचाव कार्य आसानी से कर सकते हैं। और इसके साथ साथ लोगों को चेतावनी मिलते रहने चाहिए कि आपको कैसे रहना है, कैसे अपने आप को रेडियोधर्मिता के प्रभाव से बचाए रखना है। तो इस तरह हम लोगों ने मानवीय आपदा के बारे में देखा, समझा। हम अब इसके प्रश्न उत्तरों को अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।